तो आज के टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। क्या मतलब होता है स्फेरिकल सरफेस का? इसका मतलब होता है जब लाइट अपने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जो दो मीडियम के बीच का इंटरफेस होता है ना, वो इंटरफेस प्लेन ना होकर के स्फेरिकल होना चाहिए, मुड़ा हुआ होना चाहिए। तो हम कहते हैं स्फेरिकल सरफेस है ऐसा। जैसे जब हम एक टेस्ट ट्यूब में पानी को डालेंगे और टेस्ट ट्यूब में पानी डाल करके उस पानी में लाइट जाएगी तो वो पानी की सरफेस प्लेन नहीं होती। या हम लोग एक गुब्बारा लेकर के उसमें पानी भर दे, गुब्बारा भी ट्रांसपेरेंट ले लेना। ट्रांसपेरेंट गुब्बारे में जब हम पानी भर देंगे और पानी में जब लाइट जाएगी बाहर एयर से, तो जो इंटरफेस है वो ऐसा टेढ़ा है, उसको हम स्फेरिकल सरफेस कहते हैं। अब स्फेरिकल सरफेस में भी दो केस आते हैं, पहला कन्वेक्स लेंस सॉरी कन्वेक्स सरफेस और दूसरा कनकेव सरफेस। पहचानोगे कैसे कन्वेक्स कौन सा है कनकेव कौन सा है? मिरर में तो आसान रहता है पहचानना। कैसे पहचानते हैं मिरर में? जहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा होगा वो सरफेस देखना है, कन्वेक्स है या कनकेव है। यहाँ कैसे पहचानेंगे कन्वेक्स कौन सा कनकेव कौन सा? यहाँ पहचानने के लिए हम लोगों को रेयर मीडियम में खड़े होना पड़ेगा, है ना। रेयर मीडियम में खड़े होकर हमें जो सरफेस दिखेगी वो हम मान लेंगे। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ खड़े हैं, रेयर मीडियम है, तो यहाँ खड़े होकर हमें सरफेस टेढ़ी दिख रही है, उभरी हुई। नाउ इट इज कन्वेक्स। और अगर ये रेयर मीडियम होता तो हम क्या बोल देते? इट इज कनकेव सरफेस। तो हमें कहाँ खड़े होकर के देखना है? तो पहचान पहले कर लेंगे। कन्वेक्स टुवार्ड रेयर, जो रेयर की तरफ कन्वेक्स है वो कन्वेक्स सरफेस होगी, और जो रेयर की तरफ कनकेव है वो कनकेव सरफेस होगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो इमेज बनेगी बेटा वो 6 टाइप से बनती है। हमारे पास यहाँ टोटल 6 केस बनते हैं। पहला केस कौन सा बनता है इसमें हमारे पास? पहला केस बनता है हमारा ऑब्जेक्ट या सरफेस कन्वेक्स है, हमारा ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, और हमारी जो इमेज बनेगी दैट इज रियल। हमारा फर्स्ट केस बनता है। सेकंड केस में सरफेस फिर भी कन्वेक्स रहती है, ऑब्जेक्ट अभी भी रेयर मीडियम में रहेगा, और इमेज अभी भी क्या बनेगी? रियल बनेगी, सॉरी वर्चुअल बनेगी इस बार। थर्ड केस में सरफेस अभी भी कन्वेक्स है, और इस बार हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को बदल दिया। कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को इस बार? इस बार हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में। और इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी इमेज? दैट इज से रियल। इन द फोर्थ केस सरफेस अभी भी हम लोग वैसे ही रखते हैं कन्वेक्स। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे अब हम? डेंसर मीडियम में ही रहने देते हैं। और इमेज कैसी बनेगी हमारी? ये हमारे पास 4 केस हो गए जो कन्वेक्स सरफेस के होते हैं, कि जब लाइट नई मीडियम में एंटर करेगी और जो नए मीडियम की सरफेस है उसको वेलकम करने के लिए कन्वेक्स सरफेस रहेगी। पांचवा केस रहता है सरफेस को अब हम कनकेव कर देंगे। ऑब्जेक्ट हमारा भी रखेंगे हम लोग रेयर मीडियम में। इसमें इमेज कैसी बनेगी? रियल। रियल इमेज कभी नहीं बनती। हम कितना भी कोशिश कर ले, कितनी भी ट्राई कर ले, कनकेव सरफेस में कभी भी रियल इमेज नहीं बनेगी। आ रहा है समझ? लास्ट केस सरफेस अभी भी हमारे पास कनकेव है, ऑब्जेक्ट हमारा अभी भी हमने चेंज कर दिया, डेंसर मीडियम में रख दिया, और इमेज इस बार कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। ओके, अब हम इन 6 केस को ड्रॉ करके देखते हैं, और उन्हें 6 में से एक केस को हम लोग अब मैथमेटिकल भी सॉल्व करेंगे। करें नक्श? सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है हम लोगों को 6 केस बनाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन पे सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? मीडियम देखना, रेयर डेंसर कहाँ होगा? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ऑब्जेक्ट रखना है। पहले रखेंगे ऑब्जेक्ट, हमेशा लेफ्ट पे रखेंगे,
इस बार हम ऑब्जेक्ट को एरो का रूप ना लेकर के एक डॉट का रूप देंगे, है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया लेफ्ट में। अब यहाँ पे मीडियम कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे रेयर मीडियम और यहाँ पे डेंसर मीडियम। अब सरफेस कैसी होनी चाहिए, कहाँ खड़े होके देखना है, यहाँ खड़े होके देखेंगे तो हमें कन्वेक्स सरफेस दिखनी चाहिए। नाउ इट इज कन्वेक्स सरफेस, सही है। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, रेयर मीडियम में, और सरफेस कैसी कर दी, कन्वेक्स। अब ऑब्जेक्ट में से लाइट आएगी और इस मीडियम में जाना चाहती है, तो क्योंकि मीडियम चेंज हो गया इसको तो बेंड होना ही पड़ेगा, है ना। अनुज कहाँ बेंड होगी ये, इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, कहाँ बेंड होगी, गलत, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। अब नॉर्मल कहाँ बनेगा, नॉर्मल हम ऐसे बनाएंगे यहाँ पे, और जहां नॉर्मल टकराएगा उसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्लेट कैसे हो गई, बात है, बात करनी है क्या उनको, आ जाओ। अब लाइट कहाँ मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ नीचे मुड़ेगी, है ना। अब कितना नीचे मुड़ेगी, कम मोड़ोगे ज्यादा मोड़ोगे, इस पे डिपेंड करेगा इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, है ना। अगर ज्यादा मोड़ देते हैं तो इमेज रियल बन जाती है, ऐसा केस बनेगा। और अगर कम मोड़ देते हैं तो हम इमेज क्या बनाएगी, बन जाएगी हम लोगों से वर्चुअल। सेकंड केस देखते हैं। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही, मीडियम अभी भी रेयर ही रहेगा इस साइड में, इट इज डेंसर। लाइट ऐसे जाना चाहती है, हम बनाएंगे एक नॉर्मल, और लाइट को ज्यादा बेंड ना करके थोड़ा सा बेंड कर देते हैं। और जो लोग डेंसर मीडियम में खड़े हैं उनको लगेगा कि लाइट पीछे कहीं से आ रही है, और जहां से लाइट आती हुई दिखाई देगी उससे क्या कहेंगे हम लोग, इमेज आई कहेंगे। इट इज आवर फर्स्ट केस, इट इज आवर सेकंड केस। जगह थोड़ी सी कम है तो कंसिस्टेंट डायग्राम हमसे बन पा रहे हैं, और कॉपी में हमने इसको 3 बार ड्रॉ करके देखना है। थर्ड केस ट्राई करवाओ मेरे साथ। ये पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस बनाते हैं। अभी भी ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर मीडियम में, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ड्रॉ करेंगे, ऑब्जेक्ट। मीडियम कैसा रखेंगे इस बार, डेंसर। अब सरफेस कैसी बनानी है, कन्वेक्स। कहाँ खड़े होके देखेंगे, तो यहां से हम लोगों को कन्वेक्स दिखनी चाहिए, मतलब ऐसी दिखनी चाहिए, है ना। इट इज आवर कन्वेक्स सरफेस। अब इसका सी कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा, इससे डिपेंड करता है हमारी इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी से परे है कि सी से पहले है, इट विल डिसाइड वेदर द इमेज विल बी रियल और वर्चुअल। अभी हम मान लेते हैं हमारा सी यहाँ है, ऑब्जेक्ट और इस पोल के बीच में, इसको ऐसे पोल नहीं कहते पर अभी के लिए पोल बोल देते हैं, है ना। जैसे इसका नाम पोल नहीं होता। पोल मिरर में रहता है। अभी ऑब्जेक्ट से लाइट जाने वाली है, यहाँ हमने सेंटर ड्रॉ किया। अनुज की बारी आ गई, अनुज के बाद कौन बैठा है, हाँ भाई यश। लाइट कहाँ मुड़ेगी, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, दूर जाएगी नॉर्मल से। कहाँ है नॉर्मल, ये रहा, इससे दूर जाने वाली है ना। अब कितनी दूर जाएगी, वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो कितना डेंसर है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। लाइट ज्यादा दूर जाएगी तो इमेज कैसी बन जाएगी, रियल बनेगी, है ना। रियल इमेज बन जाएगी। और फिर से अगर इमेज लाइट कम दूर गई तो वर्चुअल बनेगी। एक और केस में भी वर्चुअल बन सकती है यहाँ पे, इट इज डेंसर मीडियम, इट इज रेयर मीडियम। एक और केस कौन सा बन सकता है कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें और सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ रखें, बना के देखें। लाइट गई ऑब्जेक्ट में से, और यहाँ हमने ड्रॉ किया नॉर्मल। यश के बाद कौन बैठा है, पता लगी, लाइट कहाँ जाएगी, दूर दूर जाएगी नॉर्मल से, ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। ये लाइट है, ये लाइट है, ये नॉर्मल है। इससे दूर जाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा कि नीचे आना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। लाइट ऊपर जाएगी और हम लोगों को लगेगा लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ की इमेज बन जाएगी वर्चुअल। वीडियो में दिख रहे हैं डायग्राम
साफ साफ। अच्छा फोन है ये। अगले केस में ट्राई करवाओ अभिनव। पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये चौथा केस था, ठीक है। पांचवा केस, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, सरफेस कैसी होनी चाहिए, अब कनकेव होनी चाहिए। मतलब यहाँ खड़े हैं तो सरफेस कैसी होनी चाहिए, धसी हुई, ऐसे दिखनी चाहिए हम लोगों को। ये हमारी इमेज बनेगी, सॉरी सरफेस बनेगी। अब तुम सेंटर कहीं भी ड्रॉ कर लो कितनी बार भी ड्रॉ कर लेना, इमेज हमेशा यहाँ पे वर्चुअल ही बनेगी। यहाँ ड्रॉ करते हैं हम सेंटर पे, और से डायग्राम को कंसिस्टेंट बनते जा रहे हैं, ढंग से देखना है इनको। हाँ बेटा अभिनव, लाइट कहाँ जाने वाली है हरियर से डेंसर जा रही है, नॉर्मल्स के से दूर जाएगी या उसके पास जाएगी, पास जाएगी। तो ये लाइट को नॉर्मल के पास जाना है ना, ऐसे चली जाएगी यहाँ पे, और हमको यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। बहुत कंसिस्टेंट सा बन गया ना डायग्राम। इसका जब हम मैथमेटिकल पार्ट करेंगे तो बहुत खुला खुला ड्रॉ करेंगे उस टाइम पे। लास्ट केस, वंश। पहले क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, मीडियम कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, सरफेस यहाँ पे कनकेव। यहाँ पे हम लोग एक सेंटर ड्रॉ करेंगे, सॉरी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। लाइट कहाँ जाएगी, ये लाइट का इंसिडेंट पाथ था, इट इज नॉर्मल। इसके पास जाएगी या दूर जाएगी, दूर जाएगी। ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी। ऐसे जाएगी लाइट, और हमें लगेगा लाइट यहाँ कहीं से आ रही है। इट इज आवर इमेज। तो ये इट वाज फिफ्थ केस, इट वाज सिक्स्थ केस। ठीक है, इसको पोज करो। अब हम इनमें से 6 केस में से एक केस को लेकर के और उसका मैथमेटिकल रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन किस किस के बीच में निकलेगा, रिलेशन निकलेगा यहाँ पे μ1 μ2 u v और r के बीच में। व्हाट इज हियर μ1, μ1 का मतलब है यहाँ पे पहले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। μ2 का मतलब है जिसमें लाइट गई दूसरे मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। u का मतलब the distance of object from the center of the surface. What is v, the distance of image, r radius of curvature. ओके, पहला केस लेके चलते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट, सरफेस को हमने कन्वेक्स माना यहां बनाया हमने नॉर्मल। लाइट कहाँ जाएगी, तो आर दी नॉर्मल है ना, बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम द रियर टू। लाइट यहाँ गई और यहाँ एक इमेज बनी आई। हाउ इज द नेचर ऑफ इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। वैसे तो मैंने पूरी इमेज बनाई भी नहीं, तो हम इसको रियल ही बोल देते हैं, अभी इन्वर्टेड बाद में बोल देंगे। इस पूरे डायग्राम में आई कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के जो बीच का एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ आई कहते हैं, इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच का एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल आर कहते हैं, है ना। इसको अभी हम कुछ भी पॉइंट बोल देते हैं और यहाँ एक वो ड्रॉ करेंगे हम, एक परपेंडिकुलर। वैसे सभी डिस्टेंस हम लोगों को यहाँ से कैलकुलेट करने होंगे, तो क्योंकि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही, हमारा काम बहुत आसानी से हो नहीं पाएगा। तो हम यहाँ इस पॉइंट को भी एज्यूम करके चलते हैं कि ये और ये पॉइंट बिल्कुल पास पास है। इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया ओके। ये और ये बिल्कुल सेम पॉइंट है, आसपास के पॉइंट है। ओ से बी तक के डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस यू। यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, आर। और यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, वी। इससे पहले एक चीज मैं पहले ही डिस्कस कर लेता हूँ, फिर जगह खत्म हो जाएगी।
आगे भी ऑप्टिक्स में ऐसी चीजें तुम्हें मिलेंगी। जब हम बहुत स्मॉल एंगल्स पे काम करते हैं ना, ये बहुत स्मॉल एंगल हमने ड्रॉ कर दिया थीटा, डिग्री में नहीं रेडियन में इसको मेजर करेंगे। इतना छोटा एंगल है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि जो ये पॉइंट बन रहा है ये लाइन कर्व है या फिर परपेंडिकुलर है। इतना छोटा बना कि हम पहचान भी नहीं पा रहे। कोई बोले सर ये तो हम कर्व मानेंगे, तो उसको भी हम ठीक कह देंगे, और कोई कहे इसको सर हम तो परपेंडिकुलर मानेंगे, तो भी कोई बात नहीं। जैसे अर्थ है, अर्थ की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। हमें फील होता है कभी अर्थ स्फेरिकल है? हमें हमेशा अर्थ चपटी दिखाई देती है, प्लेन, क्योंकि हम उसके बहुत छोटा सा पार्ट देख पा रहे हैं। अगर हम अपने मेरे घर से चारवी के घर तक का एंगल नापे धरती के सेंटर के साथ, ये मेरा घर ही चारवी का घर, अर्थ के सेंटर तक जाओ, बहुत छोटा एंगल बनेगा। और मेरा और इसका चारवी का जो बीच का डिस्टेंस है, घर का जो सड़क है हमारे बीच में, है तो वो आर्क वाली, पर लगती कैसी है? प्लेन, है ना? इतने छोटे एंगल की बात की जा रही है हमारे यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं एंगल निकालने को कहूँ तो एंगल की वैल्यू क्या बनेगी? एंगल का फॉर्मूला होता है ये सेंटर ये रेडियस, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस। साइन थीटा निकालने को कहूँ तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर? व्हाट इज hypotenuse? And if I want to calculate tan and theta, perpendicular by base, again AB by OB मतलब R, रेडियस ही तो है ये भी। मतलब चाहे हम साइन थीटा कैलकुलेट कर ले, चाहे टेंजेंट, चाहे ओनली एंगल, तीनों का मतलब क्या है? ये बहुत छोटे एंगल पे कॉन्सेप्ट काम करता है। जैसे हम साइन 0.1 रीडिंग वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 0.1 ही आएगी। साइन 0.2 रीडिंग वैल्यू निकालना चाहते हैं, लगभग 0.2 ही आएगी। ऐसे टेंजेंट में 0.1 रेडियन, 0.1 वैल्यू आती है ना। तो मैं लिख सकते हैं शुरुआत में ही, और वेरी स्मॉल एंगल्स, थीटा, साइन थीटा और टेंजेंट थीटा लगभग सेम वैल्यूज देते हैं। मैं मेरे कंफर्ट के हिसाब से कभी थीटा में काम करूंगा, कभी साइन थीटा में, कभी टेंजेंट थीटा में। आई विल जंप फ्रॉम वन टू अनदर। अब जितनी भी बुक्स पढ़ोगे ना, सभी में अलग अलग तरीके से ड्राइव कर रखा है रिलेशन। हम सबसे इजी वाला करेंगे जो हमें सबसे इजी लगता है ना। अब देखो रिलेशन निकालना किस किस के बीच में, म्यू1 म्यू2 यूवीआर के बीच में। शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? शुरुआत हम म्यू1 म्यू2 से करेंगे, और पहुंचेंगे कैसे वहां तक सुनना। हम पहले म्यू1 म्यू2 पे लगाएंगे उसका फॉर्मूला, स्नेल्स लॉ। पानी पी ले। स्नेल्स लॉ में कहाँ पहुंचेंगे म्यू1 म्यू2 से? आई आर तक। फिर आई आर के बाद हम यहाँ तीन ट्रायंगल्स में काम करेंगे, ओ बी ए बी सी और ए बी आई। अच्छा, ट्रायंगल्स में बिना एंगल के तो हम काम ही नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे एंगल एज्यूम भी करने पड़ेंगे, है ना। तीन एंगल एज्यूम करने, तीन एंगल को हम नाम देंगे अल्फा, बीटा और गामा। ये हमने अल्फा एज्यूम कर लिया, ये बीटा और ये गामा। तो पहले हम म्यू1 म्यू2 से आई आर तक का सफर तय करेंगे। आई आर का रिलेशन ढूंढेंगे अल्फा बीटा गामा के साथ, और फिर अल्फा बीटा गामा हमें देंगे ट्रायंगल्स के अंदर बेस की वैल्यूज। करें शुरुआत। तो यूजिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग? स्नेल्स लॉ से। बताओ फटाफट स्नेल्स लॉ क्या होता है? बस इतना ही, म्यू2 बाय म्यू1, मतलब म्यू ही है ये, टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाय, मैंने कहा था मेरा जब मन करेगा मैं साइन को गायब कर दूंगा, टेंजेंट को गायब करूंगा, है ना। बोलो आबरा का डाबरा, ज्यादा मत बोलो एकता गायब हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1। अब आई आर का रिलेशन निकालो अल्फा बीटा गामा के साथ। अब हमें कुछ देर के लिए एंगल्स की दुनिया में खेलना है ना। कपिल की बारी आएगी अब। कपिल, तेरे हिसाब से अल्फा बीटा गामा और आई आर में क्या रिलेशन है? बायोलॉजी है तेरे पास, है ना। बढ़िया बहाना है, मैथ का क्वेश्चन पूछ लो सर, मेरे पास तो बायोलॉजी है। सब्जी मंडी में जाएगा, पूछेगा आलू क्या भाव है, कहियो बायोलॉजी है। बीटा और आर सेम है? क्यों सेम है? यहाँ कौन सी पैरेलल लाइन है? देवेश बताएगा। बिल्कुल, यहाँ एक हम थ्योरम लगाएंगे जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, जिसका नाम है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल
इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। किसी भी ट्रायंगल में दो अंदर वाले एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल उस तीसरे बाहर के एंगल के इक्वल होगा। जैसे हम पहले इस ट्रायंगल में एंटर करते हैं, ओ ए सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ ए सी। गीतांजलि, इसमें कौन इंटीरियर एंगल है, कौन एक्सटीरियर एंगल है? इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा एंगल आ रहा है, बाहर कौन सा एंगल आ रहा है? अंदर तो अल्फा और बीटा, और बाहर आई। तो आई का सम किसके इक्वल बनेगा? अल्फा प्लस बीटा। वेरी गुड। लेडी डॉन, मुस्कान, इस ट्रायंगल के अंदर ए सी आई में कौन इंटीरियर है, कौन एक्सटीरियर है, या फिर बायोलॉजी है? अल्फा तो इस ट्रायंगल में है ही नहीं। राइटिंग इतनी खराब है मेरी। आर और गामा कौन से हैं? इंटीरियर। और एक्सटर्नल कौन सा एंगल है? बीटा इज एक्सटर्नल या फिर एक्सटीरियर एंगल। यहाँ से आर की वैल्यू क्या बनेगी? बीटा माइनस, इनको मिला करके कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। हमारा आधा सफर तय हो चुका है। म्यू1 म्यू2 से आई आर तक पहुंचे, आई आर से हम अल्फा बीटा गामा तक पहुंच गए। अब अल्फा बीटा गामा से ये निकालना है, यू वी और आर। तो तीन चीजें निकालनी है, तीन बेस निकालने और तीन ट्रायंगल में एंटर करना पड़ेगा। चलो ट्रायंगल में एंटर करते हैं। पहले हम निकालेंगे अल्फा को। अच्छा, अल्फा को कैसे निकाल सकते हैं? साइन अल्फा भी निकाल सकते हैं, टेंजेंट अल्फा भी निकाल सकते हैं, और सिंपल अल्फा भी निकाल सकते हैं, है ना। सबसे इजी पड़ेगा टेंजेंट अल्फा निकालना। योगिता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा अकॉर्डिंग टू यू? सबसे पहले अल्फा कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है? ए ओ बी में। वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा अकॉर्डिंग टू पी बी पी एच एच बी? ए बी बाय, शाबाश, ए बी बाय बायोलॉजी। ए ओ फंस गई ना, योगिता को बायो पसंद है। एंड इट इज नियरली इक्वल टू अल्फा। मैंने कहा था मेरी मर्जी के हिसाब से मैं कभी भी टेंजेंट थीटा से थीटा में जंप कर जाऊंगा, थीटा से टेंजेंट थीटा में, जहां मेरा मन करेगा मैं वैसे जंप करूंगा। और जो मुझे पाथ सबसे इजी लगेगा हम तो उसको फॉलो करेंगे, है ना। गरिमा, टेंजेंट बीटा ए बी सी ट्रायंगल में आ रहा है बीटा, फटाफट बताओ। ए सी बाय बी सी, तेरे पास तो मैथ है। ए बी बाय बी सी। आगे कौन है? इशिका, टेंजेंट गामा ए बी बाय, शाबाश, इट इज नियरली इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। अब इन सबको मिला देंगे हम। शुरुआत कहां से करनी है? म्यू1 म्यू2 से। अच्छा, म्यू1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का, म्यू2 सेकंड का। और कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं फर्स्ट सेकंड ना करके जो रेयर मीडियम होगा हमेशा उसको म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देंगे, और जो डेंसर होगा उसको हमेशा हम लोग म्यू2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देंगे। इक्वल टू किसके था ये? आई बाय, अच्छा आई किसके इक्वल है फटाफट से? अल्फा प्लस आर किसके इक्वल है जल्दी जल्दी बताओ। अब अल्फा की वैल्यू 4 भी अभी निकाली हमने, ए बी बाय ओ बी, यहाँ पे ओ बी यू है ना, प्लस बीटा की जगह ए बी बाय में बीटा की जगह फिर से ए बी बाय बी सी, माइनस गामा की जगह ए बी बाय, ओके। अब मुझे ना तो आई आर से मतलब, ना मुझे अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा तो ऐसे कुछ था भी नहीं, हमने तो एज्यूम किए थे एंगल, उनको तो हटाना ही पड़ेगा, इसको भी हटा देंगे। इस पूरी इक्वेशन में ऊपर ए बी कॉमन, नीचे ए बी कॉमन, वो भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा अब लेफ्ट में? तो म्यू2 बाय 1 बाय ओ बी बी सी, और 1 बाय बी सी। अब इनको वैल्यू पुट कर दो ए बी यू वी आर की शक्ल में।
ओबी का मतलब, बीसी का मतलब, बीसी का मतलब, बीआई का मतलब। अब रह गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। म्यू टू बाई आर माइनस म्यू टू बाई वी इक्वल टू माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन बाई, उन दिनों की रहेगी बारी। बता भूमि, क्या करना चाहिए आगे? कुछ कट रहा है क्या? कहाँ कॉमन आ जाएगा इसमें से? हम आर को कॉमन लेना चाहते हैं। हम आर को कॉमन लेंगे तो इसको इधर ले आएंगे, म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर, इसको बेचारे को उधर ले जाएंगे, प्लस सॉरी म्यू वन बाई है यू, इनमें आर एलसीएम, ऊपर बचेगा म्यू टू माइनस म्यू वन इक्वल टू म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई, ये रिलेशन है जो बताएगा हमें इमेज कहाँ बनने वाली है, वी को निकालने में हेल्प करता है ये। तो अब अपने को करना क्या है, इन 6 केस की हमको मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करने हैं। कितनी बार हरिका? अब की बार नहीं करोगे तो 5 बार। ठीक है बच्चे, कोई डाउट हो तो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो अपने नीचे कमेंट कर देना। हैव ए नाइस डे।